हाल और मैं कौशल द्विवेदी फ्यूचर एजुकेशनल हब की तरफ से आप लोगों के बीच में पुनः एक बार आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, महादेव। और जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल पे किसी न किसी बड़े व्यक्तित्व का जीवन परिचय जो कि संगीत के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, उनका जीवन परिचय एपिसोड बाय एपिसोड में लेकर के आने का प्रयास करता हूँ, लेकर के आता भी रहता हूँ। और मेन फोकस मैं करता हूँ उन व्यक्तित्व के बारे में बताने का जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर मेरा कोई मित्र अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ रहा है तो ये वीडियो उसके लिए कुछ सहायक हो सके, तो उस परिदृश्य और उस उद्देश्य के साथ मैं आप लोगों के बीच में आता रहता हूँ। आप लोगों का प्यार भी लगातार मिल रहा है और अक्सर मैं कहना बाद में भूल जाता हूँ क्योंकि मेरा मोटो वो रहता नहीं, तो मैं पहले ही आज कह दे रहा हूँ, जहन में मेरे आ गया। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए चैनल को और थोड़ा शेयर कर दिया करिए ताकि बाकी लोगों तक भी वीडियो चला जाया करे। खैर, आज जिस महान शख्सियत के विषय में आपसे चर्चा करने वाला हूँ उनका नाम है आमिर खान साहब। जी हाँ, आमिर खान साहब इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में जो कि वोकलिस्ट थे बहुत बड़े। जब आप 20वीं शताब्दी के टॉपेस्ट म्यूजिशियन की बात करेंगे तो उसमें आप आमिर खान साहब को जरूर रखेंगे। और अगर आप आमिर खान साहब को लिस्ट में नहीं रखते हैं तो आपकी लिस्ट अधूरी रहेगी, वो पूरी नहीं रहेगी। तो अब सोचिए कि किस स्तर तक आमिर खान साहब जो रहे, संगीत में ऊंचाइयों को उन्होंने प्राप्त किया हुआ था, पाया हुआ था। तो उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातों का ये हम लोग जानते हैं। आमिर खान साहब जो थे, उनका जो संबंध था आमिर खान साहब का, वो जस्ट ए मिनट, मैं इसको किनारे कर देता हूँ। आमिर खान साहब का जन्म 15 अगस्त सन 1912 इंदौर जो कि आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पे हुआ। और एक म्यूजिकल परिवार में हुआ, एक ऐसे परिवार में हुआ जहाँ इनके वालिद, इनके दादा, सभी लोग संगीत से जुड़े रहे और पीढ़ियों से जुड़े रहे। तो कहने का मतलब एक घराने में इनका जन्म होता है। इनके जो पिताजी रहते हैं उनका नाम रहता है शाह हमीर, और शाह हमीर साहब जो थे वो भिंडी बाजार घराने में सारंगी वादक थे। जब भिंडी बाजार घराने का नाम आता है तो आप में से जो लोग जानते होंगे, हमारे जहन में एक बहुत ही मधुर सी आवाज़ गूंज पड़ती है और उस आवाज़ को, वो आवाज़ जिसकी पहचान है वो हमारी स्वर्गीय लता मंगेशकर जी हैं। जी हाँ, भिंडी बाजार घराने का संबंध लता जी से है और उनके पिता जो हृदयनाथ मंगेशकर थे उनसे उनका संबंध है। तो भिंडी बाजार घराने में इनके पिता जो थे शाह हमीर साहब, उनका सारंगी वादन में काम किया करते थे। इंदौर के होलकर राज घराने में बजाया करते थे। उनके दादा चंगेज खां बहादुर शाह जफर के दरबार में एज ए म्यूजिशियन थे। जब आमिर खान साहब की उम्र भी बहुत छोटी थी, मात्र 9 वर्ष इनकी अवस्था थी, तभी दुर्भाग्यवश इनकी माताजी का देहांत हो जाता है और इनका पालन पोषण फिर इनके जो पिताजी रहते हैं वो करते हैं। इनके छोटे भाई वशीर जो कि बहुत अच्छे प्लेयर रहे और बाद में जाकर के वो आकाशवाणी इंदौर में सारंगी वादक के रूप में अपने आप को प्रतिस्थापित करते हैं। तो शुरू में तो आप आमिर खान साहब जो थे वो सारंगी के ही प्लेयर रहे, लेकिन उनका झुकाव जो था वो संगीत के गायन विधा की ओर ज़्यादा रहा। जीवन आगे बढ़ता है, आमिर खान साहब का वादन से ज़्यादा गायन की तरफ झुकाव रहता है, इसलिए उनके पिता जो थे वो उनको अच्छी तालीम देने के लिए अमीर अली को सही तालीम मिलने लगी, उनके पास भेज देते हैं। ठीक है कि जाइए अब जाकर के वहाँ पर सीखिए। इनके जो मामा जी थे वो तबला प्लेयर थे, तो तबले का भी ज्ञान इनको मिल जाता है अच्छी तरह से। ताकि देखिए, जब आप ताल पे और सुर पे दोनों पे आपकी विशेष पकड़ हो जाए तब आपके परफॉर्मेंस में 4 चांद लग जाते हैं। और जब उन दोनों चीज़ों को आपने सिद्ध किया हो, आपने सीखा हुआ हो, तब तो फिर क्या ही कहने। वही स्थिति थी, उन्होंने उस चीज़ को सीखा हुआ था। आमिर अली ने 1936 में मध्य प्रदेश में रायगढ़ के संस्थान महाराज चक्रधर के पास कार्यरत हो गए। ठीक है ना। इनके पिताजी ने इनसे कहा कि आप भैया चले जाओ मध्य प्रदेश में, वहाँ पे चित्रगढ़ जी हैं रायगढ़ घराने में, और वहाँ पे आप ज्वाइन कर लो, उनका जो राज दरबार उसको ज्वाइन कर लो। आप में से जो लोग चक्रधर जी का नाम हमारे ख्याल से पहले भी आप लोगों ने सुना होगा, रायगढ़ का जो कथक घराना था, रायगढ़ कथक घराना, उसकी नींव डालने का श्रेय राजा चक्रधर जी को था।
राजा चक्रधर जी थे वो रायगढ़ के कथक घराने के संस्थापक के रूप में भी देखे जाते हैं, जाने जाते हैं। तो ये तमाम क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, आप इस चीज को चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। उनके पिता की मृत्यु 1937 में होती है, लेकिन उसके पहले ही वो 1934 में मुंबई में जाकर के बस चुके रहते हैं और वहाँ पे मंच प्रदर्शन आदि करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बाद में दिल्ली, कलकत्ता और तमाम जगहों पे वो प्रदर्शन कर रहे होते हैं और अपने आप को एक गायक रूप में स्टैब्लिश करते हैं और अपनी एक पहचान बनाना शुरू कर देते हैं आमिर खान साहब। आइए आमिर खान साहब के जीवन से जुड़ी अन्य बातों को भी जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। जस्ट ए मिनट। आमिर खान साहब की जो गायकी रही, उस गायकी में जो सबसे विशेष बात थी वो ये रही कि आमिर खान साहब शुद्धता की ओर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते थे। आमिर खान साहब का मानना था कि संगीत के स्वरों में स्वयं इतनी क्षमता होती कि वह रंजक होते हैं, वह आपके अंदर रंजकता प्रदान कर देंगे, आपके अंदर रंजकता पैदा कर देंगे। वो आप उनके शुद्धतम स्वरूप में उनको गाइए। तो शुद्धता की ओर आमिर खान साहब बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे अपने स्वयं के प्रदर्शन में। इनका जो व्यक्तित्व था बहुत ही सरल व्यक्तित्व, बहुत ही उम्दा श्रेणी के गायक थे। प्रतिभा शिकार देखिए, जब वे शास्त्रीय संगीत में एक दक्ष गायक बनने के स्वप्न लेकर के रायगढ़ दरबार में एक युवक गायक की तरह अपनी प्रतिभा को बलबूते संगीत संसार में जगह बनाने के प्रयास करते हैं, तो आश्रय मिर्जापुर में संपन्न होने लिए एक भव्य संगीत समारोह भतीजे भेजा ताकि वहां जाकर के अपना गायन प्रभावित कर सके। वहाँ लौटने के बाद किया तो तरफा पब्लिशन जल्द ही शोरगुल में बदल गए। उस संगीत सभा में प्रसिद्ध गायक इनायत खां, फयाज खां, केसर बाई भी अपनी प्रस्तुतियां देने के लिए मौजूद थे। हालांकि उस गायकों ने समुदाय के आग्रह करने पर सुने जाने की ताकीद भी की, लेकिन अत्यंत श्रोतागण समुदाय उनसे निवेदन की सर्वथा अनसुनी कर दी। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब वे प्रदर्शन करने के लिए गए तो वहाँ पे और भी बड़े बड़े कलाकार थे और उन कलाकारों के सामने लोगों ने इनको अवॉइड किया। और आप एज ए परफॉर्मर अगर किसी मंच पे जाते हैं और आपको अगर अवॉइड किया जाता है तो हमारे सोच के हिसाब से आपके जीवन के बहुत ही अप्रिय दिनों में से वह एक होता है। बड़ी आदमी जो है ना अंदर से टूटने लगता है। जबकि वहाँ पे जो बड़े फनकार थे उन्होंने कहा कि नहीं भाई बच्चे को सुना जाए, देखा जाए, इसके अंदर कैलिबर है, क्षमता है। लेकिन जो वहाँ पे श्रोता थे उन श्रोताओं का कहना था कि नहीं भाई आप जो कि बड़े फनकार हैं, अब फयाज खान साहब, केसर बाई और ये जो लोग थे बहुत बड़े बड़े नाम, इनायत खां बहुत बड़े नाम, तो वहाँ पे इनके साथ जब ऐसा व्यवहार होता है तो अंदर से टूट जाते हैं। और टूटने के बाद यह स्वयं में संकल्प लेते हैं कि अपने आप को मुझे ऐसा तैयार करना है कि फिर मेरा नाम ही काफ़ी हो। और होता भी ऐसा है। इनायत खान साहब उसके बाद वहाँ से निकलते हैं, इंदौर लौट आए और वहाँ उनकी परंपरा और पूर्वजों की पूंजी दबी पड़ी। उस्ताद शाह आमिर खान थे जिनकी संबंध भिंडी में घराने प्रसिद्ध गायक अजना बाई मालपेकर के साथ था। उनके साथ संगीत पर संगत किया करते थे। पिता वास्तविक ख्वाहिश भी थी कि बेटा अमीर अपने समय का एक मशहूर शायर बन जाए। डूबता गया कि हालत सारंग की प्रतिष्ठा काफ़ी छीड़ थी और वह केवल कोटे की महफिलों पर, लेकिन जानते हो मुझे अब उनके पिताजी की तो एक तरफ इच्छा थी कि भाई मेरा बेटा जो है वह बहुत बड़ा सारंगी का प्लेयर बने, लेकिन इनके मन में इच्छाएं कुछ और चल रही थी। और उन इच्छाओं को पूरे करने के लिए और मन में चूंकि जो महोत्सव में वो गए हुए थे, वहाँ पे जो उन्होंने स्थिति परिस्थिति देखी, उस परिस्थिति के बाद उन्होंने एक और संकल्प किया कि नहीं यार मुझे जो करना है वो अपने आप को साबित करना है, अपने आप को प्रूव करना है। और ये अपने आप को साबित करते हैं, प्रूव करते हैं आमिर खान साहब। और आफ्टर दैट अब्दुल वाहिद खान साहब का विलंबित अंदाज, रजत अली खान साहब, अमान अली खान साहब की मेरुखंड, अलग अलग जो महान कलाकार थे, जो महान फनकार थे, उन लोगों की अलग अलग शैलियों को लेकर के, जो शैलियों को प्रभावित करती थी उन शैलियों को लेकर के उस पर अपना रिसर्च प्रारंभ करते हैं और घनघोर रियाज करते हैं। उस रियाज के बाद आमिर खान साहब के अंदर एक ऐसी बात आती है जो
जो कि इनको बिल्कुल सबसे अलग बना देती है, जिसमें मेरुखंड, और चूंकि इनकी गायकी जो थी वह विलंबित में थी, तो विलंबित गायकी में भी यह जब क्या कहते हैं कि तानों का जब प्रयोग करते थे तो उसका एक बहुत ही बृहद स्वरूप और बहुत ही अनोखा स्वरूप लोगों को समझ में आने लगा धीरे धीरे इनके रियाज के बाद। और फिर आमिर खान साहब जो थे अपने समय काल के सबसे श्रेष्ठतम कलाकारों में से एक बाद इनको जाना गया। ठीक है ना। आमिर खान साहब ने सुररंग के नाम से कई कंपोजिशन खुद लिखा। सुररंग, सुररंग का संबंध किससे है? का संबंध आमिर खान साहब, आमिर खान साहब से सुररंग का संबंध है। ठीक है ना। और आमिर खान साहब का ये मानना था कि जब गायकी हो रही है तो वहाँ पे जो तबला वादक है वह तबला वादक बिल्कुल कट टू कट अपनी बस लयकारी दिखाए, उसको बहुत कुछ आगे पीछे कायदा कानून नहीं दिखाना है, अपनी लयकारी दिखाओ, ताकि मैं जिस चीज़ को पेश करने के लिए आया हूँ उस चीज़ को बहुत ही संजीदगी के साथ में श्रोताओं के सम्मुख रख सकूँ। और यह भी एक विशेष कारण था कि आमिर खान साहब की जो गायकी थी बड़ी ही स्पष्टता के साथ लोगों को समझ में आती थी, लोग उस चीज़ को धीरे धीरे समझने लगे, जानने लगे और आमिर खान साहब के मुरीद होते गए। आमिर खान साहब स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी थे। कहने का मतलब ये दूसरों को खुश रखने के लिए अपने आप में या फिर अपने संगीत के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ के बिल्कुल खिलाफ थे। शास्त्रीय पक्षों को लेकर के भी जो पहले की विचारधारा थी उस विचारधारा के प्रति भी जहाँ पे इनको कुछ डाउट लगता था उसका ये पुरजोर विरोध करते थे। इसलिए कारण ये भी था कि उस समय के समय काल में कुछ कलाकारों से इनकी बहुत अच्छी बन भी नहीं पाती थी और बाकी लोगों से भी जो था इनका दुराव थोड़ा रहता था। कारण बस ये था कि स्ट्रेट फॉरवर्ड इनको लग गया कि नहीं यार ये चीज़ गलत है, तो आपको खुश रखने के लिए आपके मुंह की बात करने वाला अंदाज आमिर खान साहब का नहीं था। वो जो चीज़ फैक्ट उनको लगती थी उस चीज़ को फैक्ट बोलते थे, जिन चीज़ में इनको कोई डाउट लगता था उस चीज़ को अपना प्रैक्टिस में लाते थे, उस चीज़ पे रिसर्च करते थे, उसके बाद उस चीज़ को एक्सप्लेन करते थे, बताते थे। बाद के समय में जब ये ऊंचाइयों पर पहुँचे तो दुनिया उगते हुए सूरज को सलाम करती है, वही स्थिति थी एक समय जहाँ पे इनको मन से ये कहा गया कि नहीं यह नवोदित कलाकार है, इनके सामने ये इनको नहीं गाने देना है, हम गाएंगे या फिर इनसे गवाइए। वही पब्लिक फिर इनके पीछे पागल रही। पब्लिक को आप जानते ही हैं कि उसको कुछ मिलना चाहिए और आमिर खान साहब जब इस स्थिति में आ गए कि उनकी दी हुई हर चीज़ अनमोल लोगों को महसूस होने लगी, तब आमिर खान साहब ने भी अपने आप को बहुत व्यस्ततम रखते हुए कई बार तो उन्होंने सिर्फ ये कह करके कंसर्ट्स को और प्रोग्राम्स को छोड़ दिया कि आने जाने में बहुत ज़्यादा वक्त लगने वाला है और इससे मेरा रियाज प्रभावित होगा। तो आप समझिए कि अपने रियाज को लेकर के कितना ज़्यादा संजीदा रहा करते थे। आमिर खान साहब एक छोटी सी ही उम्र में अपने जीवन काल में बहुत कुछ उन्होंने किया और उनके इन कार्यों के लिए सरकार ने भी समय समय पर उनको सम्मानित किया, जैसे कि सन 1967 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से, 1971 में पद्म भूषण पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। क्योंकि आमिर खान साहब का जो जीवन रहा वो बहुत लंबा नहीं रहा। 13 फरवरी सन 1974 ठीक है को आमिर खान साहब जी का देहांत हो जाता है। तो इनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती है और मैक्सिमम उम्र जो इनकी रहती है वो सीखने में चली जाती है। तो जो आप कह सकते हैं कि एज ए प्रोफेशनल सिंगर ये 15 से 20 सालों तक ही मार्केट में रहे। लेकिन उस छोटे से समय काल में भी आमिर खान साहब ने वह नाम बनाया जो नाम आमिर खान साहब को जब तक यह संगीत रहेगा तब तक उनको याद किया जाएगा, उनका स्मरण किया जाएगा, उनकी बनाई हुई चीज़ों पे रिसर्च किया जाएगा, लोग उनसे सीखेंगे, उनसे जानेंगे। आमिर खान साहब की कुछ विशेष शैलियाँ जो थी उसमें से एक आलाप था जिसमें एक मेरुखंड ठीक है, मेरुखंड आलाप इनकी एक विशेष शैली थी मेरुखंड आलाप की। और मेरुखंड आलाप जब आलाप के आप 4 स्वरूप को पढ़ेंगे तो उसमें से आपको मिलेगा कि सरल अलंकार, जटिल अलंकार, अर्ध जटिल अलंकार, मेरुखंड अलंकार, ये अलंकार के स्वरूप माने गए हैं। उसमें से मेरुखंड अलंकार जो होता है वह सबसे कठिन माना जाता है और उसमें दक्षता हासिल थी इनको। बाकी जो झुमरा ताल, एक ताल, इस पे यह विशेष करके अपनी प्रस्तुतियां जो है वो दिया करते थे। एक ताल,
झुमरा ताल, इन तालों पर आमिर खान साहब अपनी प्रस्तुतियां मैक्सिमम दिया करते थे। ठीक है, एक नई टेक्निक पाज की, जैसे कि अवरोह में राग के स्वरूप का विस्तार करना, ये काम आमिर खान साहब ने बिल्कुल यूनिक किया हुआ था, बिल्कुल नया किया हुआ था। और ये चीज़ लोगों को बहुत प्रभावित की कि आरोह के क्रम में रागों को एक्सप्लेन करना, रागों को परिलक्षित कराना, रागों से परिचय कराना लोगों का, ये आमिर खान साहब की एक बहुत ही बखूबी टेक्निक थी। तो ये रहे आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से जिस महान व्यक्तित्व के बारे में आपको बहुत थोड़ी सी बात बता पाया हूँ, हमारे आमिर खान साहब। और इनसे रिलेटेड जो 2-4 बातें मुझे लगी इम्पोर्टेंट, मैंने उसको अंडरलाइन भी किया, उसको मैंने बताया। और इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे संपन्न करना चाहूँगा और नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए फनकार के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, महादेव।